This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग दिस फिस्कल ईयर ख़्याल तो ये ज़ाहिर किया जा रहा है, ना सिर्फ हम अगर पाकिस्तान में बात करें, जो एनालिस्ट हैं जो तज्ज़िया दे रहे हैं उनकी बात करें, या फिर अगर हम फ़ॉरेन कुछ बड़े नामों की बात करें, तो यही कोई 4.5% के करीब इकनॉमिक ग्रोथ रहेगी। पिछले माली साल की अगर हम बात करें तो हमारा ग्रोथ टारगेट था 5.1% और जो अचीव हुआ दैट वाज 4.2%। काफ़ी ज़्यादा हम पीछे रहे अपने टारगेट को अचीव करने के हवाले से। इस माली साल का टारगेट 5.5% क्यों रखा गया था? सबसे बड़ा जो एक सवाल है वो तो यह कि क्या वजूहात थी, क्या वाकई पाकिस्तान की इकॉनमी में बेहतरी के आसार पिछले माली साल में नज़र आ रहे थे? उसको देखते हुए 5.5% का टारगेट रखा गया था और ये अचीव होने जा रहा है या नहीं। ख़याल बाय एंड लार्ज ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी अचीव। जैसे पिछले माली साल में हुआ था, इस माली साल में भी यही हो रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर हम सिर्फ साउथ एशिया में देखें तो ऑफ कोर्स सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है इंडिया, द लार्जेस्ट इकॉनमी, 2.4 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स की नॉमिनल जीडीपी, दुनिया की 7वीं बड़ी इकॉनमी है। पाकिस्तान की इकॉनमी की अगर लेटेस्ट फिगर की बात करें तो अराउंड 270 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की इकॉनमी, 36 लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी जब बात करते हैं। तो बांग्लादेश की इकॉनमी तकरीबन अगर हम इस वक्त देखें जो इकनॉमिक ग्रोथ रही है पिछले अगर 5-6 साल की बात करें तो 6% से ज़्यादा रही है। 223 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की नॉमिनल जीडीपी है बांग्लादेश की। पाकिस्तान से छोटी इकॉनमी लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। इंडिया की अगर परफॉर्मेंस देखें तो कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं कि ठीक है, एक वक्त था कि ये कहा जाता कि इंडिया विल बी ग्रोइंग इन डबल डिजिट्स, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन इस वक्त भी बेहतर परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान के हवाले से जब बात करते हैं तो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ हैं जिसकी वजह से बाय एंड लार्ज हमारा फिस्कल ड्रेन का सिस्टम माशाल्लाह अभी तक चल रहा है, अगर 600 बिलियन रुपीज़ का इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो फिर ये सपोर्ट की जब हम बात करते हैं, फिस्कल स्पेस की बात करते हैं, शायद उसकी हम बात नहीं करेंगे। क्या प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमें जाना चाहिए या नहीं, या फिर अपनी मैनेजमेंट को हम ठीक करें? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के हवाले से पिछले माली साल में अगर देखें तो 24.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स। इस माली साल में अभी तक की अगर हम फिगर देखें पहले 9 महीने की तो ये 15.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की हमारी एक्सपोर्ट्स है। अभी तक अगर अपना तिजारती खसारा देखें, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करूँ तो ये तकरीबन 17 अरब डॉलर से ज़्यादा का खसारा है। हम क्या करें, कैसे इक़दामात लिए जाने चाहिए बाय द रेलेवेंट मिनिस्ट्री जिसके ज़रिए हम अपनी तिजारत को भी बढ़ा पाएंगे? ये जो तिजारती खसारे का जिन हमेशा हमारे काबू में नहीं आता, इसको भी हम काबू कर पाएंगे। और रेमिटेंसेस जो एक बड़ी सपोर्ट दे रहे हैं, अभी तक अगर देखें तो इस माली साल के पहले 9 मंथ्स में 14 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा की फिगर्स हम देख रहे हैं। ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर इट मे टच अराउंड 19 to 20 बिलियन अमेरिकन डॉलर, जो काफ़ी सपोर्ट होगी हुकूमत को। इस वक्त अब मैं देखूं तो लोअर ऑयल प्राइसेस की वजह से और फिर रेमिटेंसेस का जो फ्लो है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी इस माली साल के आखिर तक जो ग्रोथ दिखाएगी, क्या यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी और हम कुछ ऐसे इक़दामात शायद नहीं कर पाए जिसकी वजह से हम 4.5% की ग्रोथ देखेंगे? ये ठीक है, अगले माली साल के लिए क्या होने जा रहा है, ये तमाम इश्यूज़ हैं जिस पर बात करेंगे। इसी हवाले से आज में स्टूडियो में ज्वाइन किया है मुज़म्मिल असलम ने, एनालिस्ट हैं। मुज़म्मिल, प्रोग्राम को खुशामदीद कहते हैं। आपको कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान की मईशत को? नॉर्मल देख रहा हूँ, कोई ऐसा एक्साइटेड नहीं हूँ। क्या नॉर्मल, क्या मतलब अब नॉर्मल होता तो क्या होता, नॉर्मल है तो क्या? मतलब एबनॉर्मल की ज़रूरत है होना, और एबनॉर्मल मतलब ऑन दी हायर साइड, नॉट ऑन दी लोअर साइड। बट मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान को जो हर साल, हर दूसरे तीसरे साल जो अल्लाह ताला कोई अपॉर्चुनिटी देते हैं, हमने बिज़नेस एज यूजुअल की तरह उसको मिस कर रहे हैं। तो एक नॉर्मल सा पाकिस्तान चल रहा है, कोई इतनी एक्साइटमेंट्स नहीं है, कोई ऐसा कोई हमने छक्का नहीं लगा दिया या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही कि जिसमें हश हश करें हम
या कुछ हमने ऐसा अपनी जो है बुराई को ख़त्म नहीं किया जो हमारे अंदर पहले थी। एक मतलब वो एक पाकिस्तान सर्वाइवल की जंग लड़ता है, वो एक पेशेंट की तरह है जिसको पता है कि मैं बीमार हूँ और मेरी बीमारी नहीं ख़त्म हो रही और मैं दवाइयों से ही ज़िंदगी भर गुजारा करूँगा। क्या ये वो गाड़ी है जिसका कोई ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ड्राइवर ना हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अल्लाह नहीं, ड्राइवर तो हैं लेकिन वो सारे ट्रेन ड्राइवर नहीं है। ठीक है, ड्राइवर के बगैर अभी तो गाड़ी आई नहीं ना, तो वो अच्छा, ट्रेन ड्राइवर नहीं है। जो बड़ा ड्राइवर है, जो मेन बेसिकली है, क्या ख्याल है उनके बारे में? देखिए, मैं बात हमेशा से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में अच्छा हुक्मरान आए या बुरा हुक्मरान आए, दोनों का रिज़ल्ट एंड में एक ही होता है और वो होता है एक कशमकश वाला पाकिस्तान। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में मेरा अपना ख्याल है कि बहुत ज़्यादा सियासत है और बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन है, और ख़ास तौर पे सियासत इस तरीके से है कि हुकूमतें जो हैं वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को अलग नहीं कर सकी, ठीक है ना। और जब इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को अलग नहीं कर पाती तो उनकी अपनी सीटों का ख़तरा होता है, तो जब उनकी सीटों का ख़तरा होता है तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। अच्छा, ये सिर्फ सूरत हाल पाकिस्तान में है या आप समझते हैं कि यही सूरत हाल हम बांग्लादेश में देखते हैं? देखिए, मैं पाकिस्तान का मेरा एहतजाज हो रहे हैं, इंडिया में भी इस तरह की मेरी नज़र में पाकिस्तान का बेंचमार्क बांग्लादेश नहीं है। मैं पाकिस्तान को ना पाकिस्तान का बेंचमार्क ना इंडिया है। इंडिया को आप ओवरऑल ऊपर से देखते हैं, अगर इंडिया बहुत कामयाब होता तो आज इंडिया की गुर्बत की सतह इतनी बुरी ना होती। इंडिया में फार्मर्स जो है ख़ुदकुशियाँ ना कर रहे होते, वहाँ नाना पाटेकर एक वहाँ पे फंड बना के जो फार्मर्स तो मुजम्मिल जापान में भी लोग करते हैं। नहीं, लेकिन रीज़न है ना, वो ख़ुदकुशी करते हैं फॉर लोनलीनेस, नॉट फॉर इकोनॉमिक रीज़न। ये करते हैं कि अपने कर्जे वापस नहीं दे पा रहे। देखें, और दुनिया में सबसे ज़्यादा, जापान से भी ज़्यादा स्वीडन में खुदकुशी है। पैसे से खुशी नहीं आ सकती तो फिर क्यों? देखें, बात मैं ये कह रहा हूँ ना, इंडिया इज़ नॉट माई बेंचमार्क। क्या है हमारा बेंचमार्क, क्या होना चाहिए? मेरा बेंचमार्क तो जो है ना, सिंपल सी बात है, उस तरह का मुल्क होना चाहिए जिसके पास पाकिस्तान की तरह की जोग्राफी हो, नंबर 1, ठीक है ना, पाकिस्तान की तरह के पॉपुलेशन डायनामिक्स हो। मैं समझता हूँ कि इंडिया से बेहतर अगर आपने कंपैरिजन करना है पाकिस्तान का तो आप जो है तुर्की से कर लें, ठीक है ना। वो एक मुल्क है जहाँ पे, अब मैं हैरान हो गया उस दिन सुनकर, उनके डायनेमिक्स आप समझते हैं कि पाकिस्तान से ऐसी कि जब अगर पाकिस्तान की बात करें, चले हम बांग्लादेश और इंडिया की देखें, वो यूरोप के क्रॉस रोड पे है ना। नहीं, वो तो है, नहीं, अब यूरोप के क्रॉस, सुन ले मेरी बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, बांग्लादेश ने क्या अचीव किया जिसको मैं कंपेयर करूँ बांग्लादेश से। बांग्लादेश ने ये अचीव किया है कि बांग्लादेश जीरो से एक ऐसे लेवल पे आ गया। हम भी जीरो से आए थे, हम जब पाकिस्तान बना था तो कितने हमारे जो प्लस थे क्या? सुन लीजिए, सिर्फ एक सेक्टर की बात कर लेते हैं ना, जिसकी अक्सर लोग बात करते हैं, गारमेंट की एक्सपोर्ट कितनी है उनकी? होगी ज़्यादा, पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपोर्ट है। उसकी वजह है ना, उसकी वजह है कि वो 1990 से मोस्ट फेवर्ड नेशन है, उनको ज़ीरो टैक्सेस पे जाते हैं, उनके पास अपनी तो कॉटन है नहीं है जी। उसकी वजह है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन में, फेवरेबल नेशन में। देखिए, पॉलिसी भी कोई चीज़ होती है इंटरनेशनली। मैं आपको एक बात एग्जांपल दे रहा हूँ, इजिप्ट की एग्जांपल देता हूँ। मैं आई वाज अमेज्ड, इजिप्ट का स्टॉक एक्सचेंज $50 अरब की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, हमारा 70 है। वो इमर्जिंग मार्केट्स में, हम फ्रंटियर मार्केट्स में। अभी कुछ इजिप्शियन फ्रेंड्स आए हुए थे, बिजनेस फ्रेंड्स आए हुए थे पाकिस्तान में, और आई हैड अ चांस टू टॉक विद हिम। वहाँ पे ऑलमोस्ट हर यूरोपियन मैन्युफैक्चर गाड़ी बना रहा है, ठीक है जी। इसके अलावा उनके पास दुनिया जहाँ का टूरिज़्म है, उसके अलावा वो उनके पास भी तेल नहीं है, उनके भी फंडामेंटल्स पाकिस्तान जैसे हैं, उनकी इकॉनमी भी स्ट्रगल करती है, ठीक है ना। उनकी इकॉनमी इस वक्त, उनका एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यू है, उनका नॉर्मल एक्सचेंज रेट, और दूसरा जो है 15%, उनका भी डेमोक्रेसी रिलेटेड पाकिस्तान का इशू है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इमेज दे आर स्टिल बेटर ऑफ कंपेयर टू पाकिस्तान। तो हमें अपनी इमेज बिल्डिंग का भी प्रॉब्लम है। यानी मसला सिर्फ इमेज बिल्डिंग का है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए, मैं कहता हूँ इमेज बिल्डिंग का है, ड्राइवर का मसला है, पॉलिसी साजी का मसला है। हम जो है बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि गलत फहमी में जीने वाले लोगों में से हैं, ठीक है ना। हम सिर्फ देखते हैं कि जब मेरा ड्राइंग रूम में सब कुछ आ गया तो पाकिस्तान बहुत अच्छा हो गया, और जैसे मेरे ड्राइंग रूम की कोई चीज़ टूट गई तो पाकिस्तान बुरा लगता है। तो हमारी सोच में तसलसल नहीं है, ठीक है, और हमारा कमिटमेंट नहीं है लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के साथ। हमारा कमिटमेंट ये है कि जिस दिन मेरे पैसे बने, पहला घर में दुबई में ले लूँ।
हमारा मीन्स आपका और मेरा या जनरल पाकिस्तानी, आप क्या समझ रहे हैं? जैस आप जाएं दुबई में देखें, भरे हुए सारे आम लोग भरे हुए, और उन्होंने यहीं पे काम करते हैं और वहाँ पैसे दबा के भेजते हैं, सब कुछ लेते हैं। हम सिर्फ, मैं क्यों कहूँ कि पॉलिटिशियंस बुरा है या ब्यूरोक्रेट बुरा है या आर्मी के लोग बुरे, ओवरऑल पाकिस्तान पूरा बुरा है। टैक्स टू GDP का हाल आपका है घर दुबई में? नहीं, मेरा नहीं है। लेंगे अगर पैसा आएगा तो? नहीं, मेरे पास इतने पैसे हैं कि आज मैं ले सकता हूँ। अच्छा, मेरे पास भी एक पैसे हों, हाँ, इस वक्त भी हैं, और फॉर एग्जाम्पल हों तब भी मैं दुबई में घर नहीं लूँगा। ऐसे कई पाकिस्तानी हैं मुजम्मिल कि जो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हम जनरल बात कर रहे हैं, देखिए जनरलाइज बात कर रहे हैं। एक घर में 6 लोग होते हैं ना, तो उनमें और 4 भाई बहन होते हैं ना, तो चारों अलग अलग होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी की व्यू की बात करें। अब दुबई में घर की बात करें, मेरे बीच इजिप्शियंस ऐसा नहीं करते? करते होंगे। बांग्लादेशीज नहीं करते? करते होंगे। मैं तो इसीलिए बांग्लादेशी हूँ तो काउंट ही नहीं करता ना। बांग्लादेश इज़ नॉट माई रेडार। आपका होगा, पता नहीं क्यों है। आपका इजिप्ट है? नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वो भी हमसे बेहतर है। मेरा तो इस वक्त अगर पाकिस्तान की डेमोग्राफी और पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो माय पॉइंट इज़ कि हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए टर्की को। उसकी वजह है टर्की ने जिस तरह हम डायनेमिक्स क्या इस वक्त पाकिस्तान के ही डायनेमिक्स से मिलते हैं? लेकिन उनके डायनेमिक्स, सबसे पहली बात ये कि उनकी पॉपुलेशन हमारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, ठीक है ना। हम इंडिया और चाइना के क्रॉस रोड पे हैं। जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ अपने नेबर से उठानी चाहिए वो यूरोप में, वो यूरोप से उठाते हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट वो मिडल ईस्ट का भी एडवांटेज लेते हैं। जैसे हम मिडल ईस्ट और ये एशिया के उसमें, तो हम मिडल ईस्ट से भी जो है ना फ़ायदा लेने की जगह उनको फ़ायदा दे रहे हैं। हमारा कैपिटल वहाँ ड्रेन होता है। मुझे आप बता दें टर्की में जाके कि कितने टर्किश लोगों ने दुबई में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, ये मिडल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, मतलब दे, और कितने एक्सपैट्स आपको यूरोप में तो शायद नज़र आ जाए। और वो देखें उनकी मिसाल है, वो जाके यूरोप को तड़ी लगा देते हैं कि अगर आपने ये नहीं किया तो ठीक है। हमें इंडिपेंडेंट, मुझे कल खुशी हुई पहली दफ़ा। टर्की का इमेज अच्छा है दुनिया में? बहुत अच्छा है। जो अभी रिसेंटली सूरत-ए-हाल हुई है, वो तो देखें टेररिज्म है ना, वो तो फ्रांस में भी हुई है, अभी हर जगह हुई है। लेकिन फ्रेंच को तो नहीं कहा जा रहा है ना? नहीं, लेकिन टेररिज्म तो वहाँ भी हुई है ना, टर्किश तो नहीं कर रहे ना। वो तो एक, आपको पता है ऐसे से पूरी दुनिया में आया हुआ है, तो वो टर्किश तो नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान का जो आप समझते हैं, हम कंपैरिजन कहें या बेंचमार्क कहें, कंपैरिजन को छोड़िए, हम नहीं कहते। मेरा पॉइंट, हर एक का एक आइडियल है ना। आप भी मूवीज देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ। आपको कोई और एक्ट्रेस पसंद है, मुझे कोई और एक्ट्रेस पसंद है, तो मैं क्यों आर्ग्यू करूँ कि आपको जो पसंद है वो। चलिए, वेल विल कंटिन्यू विद दिस नाज़रीन। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की मईशत कितने % पे ग्रोथ दिखाए जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी देखेंगे? वो लोग जो एम्प्लॉयमेंट के मसाइल से दो चार हैं, जो यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट के मसाइल को हल करने के लिए कितने % ग्रोथ होनी चाहिए? कहा तो ये जाता है कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी 5 से 7% की ग्रोथ पर एनम दिखाए तो हमारे मसाइल काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं। अब ये ग्रोथ हम कैसे अचीव करेंगे? क्या ऐसे मेजर्स, ऐसे इकदाम लिए जाने चाहिए? क्या हम अपनी बरामदात पे फोकस रखें, रेमिटेंसेस को मज़ीद बढ़ाएं, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की हम अक्सर बात करते हैं उसको देखें? रेवेन्यू कलेक्शन जो इस माली साल का 3.1 ट्रिलियन रुपीज़ है, अभी तक 2.4 ट्रिलियन रुपीज़ की कलेक्शन हुई है, उसको बढ़ाने के हवाले से बात करें। अक्सर बात करते हैं टैक्स टू GDP रेशो के हवाले से कि जी ब्रॉडन करें, पता नहीं कब होगा। क्या ऐसे मेजर्स लिए जाने चाहिए, या फिर एक ही हल है, दैट इज़ कि बैरून मुल्क से सरमायाकारी को हम बड़े पैमाने पे ले आएँ? जब बैरून मुल्क से सरमायाकारी, चाहे वो FDI हो या FPI हो, उसी के ज़रिए हम अपने मसाइल हल कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि बेंचमार्क तो चले ठीक है, वो किसी का कुछ भी हो सकता है, आपका कोई मुल्क हो सकता है, मेरा कोई मुल्क हो सकता है। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में इकनॉमिक ग्रोथ कितने % आपके ख्याल में, जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ, आप भी करते हैं, कितने % हम अचीव करें जिसके ज़रिए हम अपने मसाइल को हल कर पाएंगे? ये सवाल मैं आपकी तरफ अब करता हूँ और आप जवाब दे दें। जी। अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में एक बात की थी कि इंडिया डबल डिजिट में तो नहीं, लेकिन 7-7.5% से ग्रो कर रहा है, विच इज़ स्टिल वेरी इम्प्रेसिव। अगर ग्रोथ पैरामीटर होता किसी चीज़ का, और ख़ास तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट का और प्रॉस्पेरिटी का, तो इंडिया में एट द ग्रास रूट लेवल प्रॉस्पेरिटी आ जानी चाहिए थी। क्योंकि वो
आज 10-12 साल से 7% मार रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी इख्तलाफ करता हूँ और अपने सवाल पूछिए ना आप लोगों से मैंने ये सवाल ये पूछा आपसे कि मुझे बताएं कि इंडिया में जो इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है उससे ज़रा से कुछ स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन कर दें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 7% की ग्रोथ हुई लेकिन प्रॉस्पेरिटी नहीं है? नहीं, प्रॉस्पेरिटी एट द ग्रास रूट लेवल। मैं बता रहा हूँ, बताएं। पाकिस्तान में मिडिल क्लास कितने मिलियन है? आप बताएं। आप मेरे से पूछे, मैंने आपसे सवाल किया, अब आप जवाब देना शुरू देखिए ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना आपको कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन अगर 200 मिलियन की है तो मिडिल क्लास हार्डली 30 मिलियन। पता नहीं, मेरे पास तो ये नंबर कहीं पे वेरीफाई नहीं है। अच्छा चलें, ठीक है, चलिए ये भी आप अगर एक्सपेक्ट नहीं करते तो चलिए मैं इंडिया की बता दूँ। इंडिया के बारे में कुछ पता है आपको कि मिडिल क्लास कितने मिलियन है? स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास। अब मैं आपको आपसे पूछ रहा हूँ ना ये सवाल। चलिए मैं उसके जवाब दे दूँ। इंडिया की ग्रोथ अगर ऑन एवरेज 6 से 7% रही है तो उस पर जो मैं बेहतरी देख रहा हूँ वही देख रहा हूँ कि मिडिल क्लास वहाँ पे ग्रो कर रही है। हाउ डू यू प्रूव इट? अरे ये फिगर्स हैं भाई, दुनिया भर में ये फिगर्स हैं कि इंडिया में ये जो सरमायाकारी आती है दुनिया भर में, इसकी रीज़न क्या होती है कि लोगों की परचेजिंग पावर स्ट्रॉन्ग और बाय एंड लार्ज मिडिल क्लास इकोनॉमी को ड्राइव करती है नहीं करती? देखिए मैं आपको अब मैंने ये क्या ना कि सवाल का जवाब दे दूँ थोड़ा सा, उसके बाद आप मुझे आपने जो कहा ना कि वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी नज़र नहीं आती। देखिए गुर्बत की, देखिए मेरी बात सुने, आपने मेरा सवाल ही नहीं समझा। मैं कह रहा हूँ प्रॉस्पेरिटी अगर है और 15 साल से अगर वो ग्रो कर रहा है तो वहाँ पे आज भी 60% लोग गरीब क्यों हैं, गुर्बत की लकीर के नीचे क्यों है? मेरा ये सवाल है। 270 मिलियन इंडियंस आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन आउट ऑफ 1.2 बिलियन। अरे सर क्या हो गया आपको? आप गलत हैं, आपके नंबर आप सही कर दें, कितने मिलियन है? 60% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ये आप कैसे कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, आप वर्ल्ड बैंक के स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक इंडिकेटर उठा लें। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इकोनॉमिक ग्रोथ एक आप ये कह रहे हैं कि इंडिया की 60% पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। $1.25 से $2 बेंचमार्क है उनका, तो $2 है। $2 यस, ठीक है, यानी 60% से ज्यादा इंडियन 60% पॉपुलेशन $2 पर डे नहीं कमाते। नहीं कमाते और ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है जी, आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा जो है ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में? पूरी दुनिया में। हाँ, पूरी दुनिया में सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। मतलब ज़्यादा अब तो पूरी दुनिया कैपिटलिज्म की तरफ आ गया है। कौन होता है? नहीं, मिक्स इकोनॉमीज है। नहीं चलें छोड़ें, होता कौन है? क्या मतलब कौन होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ जब आती है सबसे पहले एडवांटेज किसको होता है? ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास को होता है, सरमायाकार को होता है। किसने कह दिया मिडिल क्लास को होता है? सरमायाकार को तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होगा। दुनिया में इस वक्त इनइक्वालिटी का रेशो इतना हायर होता जा रहा है बजाय कम होने के। वो क्यों हो रहा है? द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। हाँ, क्यों हो रहा है? देखिए ये हर मुल्क में नहीं है। हर मुल्क में हो रहा है। अरे हर मुल्क में हो रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। आप हर मुल्क में हो रहा है, चेक कर लीजिएगा। पहली बात सुने, इसका एक मैकेनिज्म है, रिवर्स मैकेनिज्म है। इकोनॉमिक ग्रोथ को हम पीटते रहते हैं। अगर आपके मुल्क का टैक्स टू जीडीपी अच्छा होता है तो वहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ना कि थोड़ी सी अगर हम जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट से हट के सोचेंगे ना तो तब समझ आएंगी बातें। पूरे एंड को, स्टोरी को लेकर हम जाना होता है कोने तक। नहीं, आपके कहने का मकसद है कि अगर रेवेन्यू जनरेशन आपकी ज़्यादा होगी तो उसका इम्पैक्ट आता है। गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है। आज आपका यूरोप या वो जो दूसरे ममालिक हैं वो क्यों दुनिया के मुकाबले में ज़्यादा बैलेंस हैं? वहाँ का हर आदमी एजुकेटेड हो रहा है, वो हो रहा है। वहाँ पे भी टैक्स टू जीडीपी रेशियो 50% ज़्यादा है जी। मतलब टैक्स टू जीडीपी 35% से लेकर 60% तक अलग अलग ममालिक में। वो क्या करते हैं कि जो अमीरों से टैक्स लेकर वापस अपनी सोसाइटी में री इन्वेस्ट करते हैं जो लोग पैसा कमाते हैं। ये इसीलिए आपके पनामा लीक, टमाना लीक और ये 10 चीज़ें निकल आई हुई, ठीक है ना? वो इसीलिए बनी हुई थी। ये ज़्यादा पाकिस्तानियों से ज़्यादा वो बाहर के यूरोपियन लोग और ये लोग टैक्स हेवन ढूंढते हैं फिर कि भाई कोई इस तरह के टैक्स व्हीकल्स बनाए जहाँ से हम अपने टैक्स को बचा लें। ठीक है ना? ये हमारे चोरी के पैसों के लिए नहीं बनी थी ये सारी चीज़ें कि चोरी करके ले जाओ और वहाँ पे बना लें। ये बनी थी दुनिया में टैक्स हेवन्स के नाम से, उनका पर्पज़ ये था। तो अगर इंडिया, पाकिस्तान और ये बैठ के अगर हम लोग सिर्फ पॉलिसी साज इस बात को रोते रहे, इस साल 7% हो गई, इस साल 8% हो गई, इस साल 9% हो गई,
और अगर हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म अच्छा नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। दिस इज माय पॉइंट। ग्रोथ हो, उस ग्रोथ का बेनिफिट भी लेना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है। एक कंपनी है, छोटी सी एग्जांपल माइक्रो लेवल पे ले लें, एक कंपनी ने 50% ग्रोथ मार दी इस साल और इंक्रीमेंट दिया उसने 5%, तो फायदा किसको हुआ? ओनर को हुआ, एम्प्लॉयज को हुआ? और एम्प्लॉयज तो खुश हो गए, यार पिछले साल तो कुछ नहीं मिला था, इस साल 5% मिल गया इंक्रीमेंट। वो बेचारे तो मजलूम है ना, वो तो उसी पे गुजारा कर लेंगे। चलिए, अब आपने जो बात की है उसी पे सवाल, मेरा जो पॉइंट आपने जो बात की उसी पे सवाल है। मुझे बताएं कि आपने कहा कि यूरोप की अगर हम बात करें तो 35 से 60% टैक्स जीडीपी रेशियो की हम बात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। ये यूरोप में जो इतने मसाइल आए कि ज़्यादातर इकॉनमीज़ रिसेशन में चली गई, फ्रांस तक मसाइल में, सिवाय जर्मनी के बाकी ले लेना नाम, ठीक है, तो वहाँ जो अगर टैक्स जीडीपी रेशियो इतना ज़्यादा है तो वो मसाइल क्यों है? मेरी एक बात सुनिए, आप रोज़ वर्जिश भी करते हैं, आप बेहतरीन खाना भी खाते हैं, आपको हार्ट और स्मोकिंग भी नहीं करते, हार्ट का प्रॉब्लम फिर भी हो गया। एक सिस्टम होता है, उसका एक मैकेनिज्म होता है। ये जो दुनिया है ना, इकॉनमी है, वो इकॉनमी भी इंसान की तरह, जिस तरह उसका हार्ट बीट होती है इस तरह वो ऊपर होती है, कहीं नीचे होती है। जहाँ पे इनएफिशिएंसी होती है वो इनएफिशिएंसीज ड्रॉप की जाती हैं, उसमें नई पॉलिसी साजी होती है। ये कर वो एक कांस्टेंट लाइन पे नहीं चल सकती यार, छोड़े सारी चीज़ों को, हार्ट का मसला तो होना ही होना है। नहीं तो यही तो बात है, तो ये हार्ट का मसला होना है, लेकिन हार्ट के मसले को अवॉइड किया जाता है। उसको सेहतमंद तरीके से, एक हार्ट का मसला ये होता है कि मर जाओ, छोड़ दो, जैसे यहाँ पे छोड़ दिया जाता है कि अब तो हो गया, मर जाएगा 2 साल बाद, क्या दवाई खिलानी इसको, ऐसे पैसे खर्च करने। एक होता है कि उसके लिए आप सिस्टम्स क्रिएट करते हैं। तो दुनिया में कोई मईशत ऐसी नहीं होती। अब चाइना है, चाइना ने 20 साल जो है 10% से ऊपर ग्रोथ मारी, आज वो 6.5-7% पे है। अगर वो परफेक्ट मॉडल होता तो नीचे क्यों आ गया? इनएफिशिएंसीज ना, ओवर इन्वेस्टमेंट हो गई। अच्छा ये बताएं कि ओवर कैपेसिटी एक्सपेंशन, मैं ये कह रहा हूँ कि चाइना की इकोनॉमी जो डबल डिजिट में थी, वो जो नीचे आई है, वो क्या उन्होंने खुद रियलाइज़ नहीं किया कि उनकी इकोनॉमी ओवरहीट कर रही है, या बेसिकली ये आपको बात बता रहा हूँ ना कि दुनिया में कोई चीज़ सिंगल लाइन पे नहीं चल सकती। इट्स एन इकोनॉमी, ठीक है ना। यूएसए है, यूएसए की एग्जांपल ले लें। दुनिया, अच्छा एक और चीज़ आप समझने की कोशिश करें, दुनिया है ना, ये ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। आपका एडवांटेज, मेरा डिसएडवांटेज है। जैसे स्टॉक मार्केट होती है, स्टॉक मार्केट में योर लॉस माई प्रॉफिट। अगर कोई चीज़, फॉर एग्जांपल 2008 से लेकर 2015 तक एक्सट्रीमली बुरे थे दुनिया के लिए, लेकिन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के लिए हेवन था, ठीक है ना। चाइनीज़ इकोनॉमी के लिए हेवन था, पूरी दुनिया का कैपिटल वहाँ फ्लाइट होकर रहा था, वहाँ पे एसेट क्लास बढ़ रही थी, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बढ़ रही थी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी। आज वही चीज़ उनके लिए जो है ना उल्टी हो गई है। वो वहाँ पे इतना ज़्यादा वो हो गया, कॉन्फिडेंस, ओवर लेवरेज हो गई इकोनॉमी, ओवर एक्सपेंशन हो गई। है मुजम्मिल, ये आपका एनालिसिस है। तो फिर किसका एनालिसिस? आप समझ रहे हैं ना कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे, मैं तो अपना एनालिसिस ही दूंगा ना जो मैं समझूंगा। यही मैं कह रहा हूं कि आप गलत भी हो सकते हैं ना, आप तो गलत भी हो सकते हैं। मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूं कि मैं गलत हो सकता हूं, सही हो सकता। आर्गुमेंट ये थोड़ी है। आप जो मुझे कह रहे हैं ना कि समझने की कोशिश करें, अब आप समझने की कोशिश करें कि देखिए ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ना, आप जो कह रहे हैं कि जी इनके लिए हेवन था 2008 से लेकर 2015 तक, ठीक है, आज वो मसाइल में, मैं समझता हूँ मसाइल में नहीं है। अच्छा, वो मसाइल में इसलिए नहीं है कि अगर हम सिर्फ ओपेक की बात करें, जो 40% ऑफ द टोटल क्रूड की बात करें, या सिर्फ सऊदी अरेबिया की बात करें, द लार्जेस्ट क्रूड एक्सपोर्टर, वो मसाइल में नहीं है। अच्छा, क्या लॉन्ग टर्म विजन है उनका। क्या विजन है? विजन ये है उनको कि उनको अपना मार्केट शेयर बचाना है। इकोनॉमी में हम कहते हैं ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अगर मार्केट शेयर आपका बड़ा होगा तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल आपके लिए पॉसिबल होगा। वो अभी जो समझने की कोशिश करें, नहीं, अभी वो जो बेसिकली मेरा काम ही है, मेरा दिन से लेकर रात तक काम ही है। सवाल तो सुन लेना भाई, आप अपना एनालिसिस दीजिएगा। मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी ओपेक की बात कर लिया इस वक्त, नहीं, मैं ओपेक की बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो देखें एसेट क्लास है ना, फेवरेबल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, इनकम नहीं है, डेफिसिट्स में आ गए, डेफिसिट्स में आ गए, बोरो करना शुरू कर दिए, अपने रिजर्व्स ड्रेन करना शुरू कर दिए हैं। तो ये क्राइसिस नहीं है तो और क्या होता है? इसे उर्दू में क्या कहते हैं फिर? ठीक, बोले ठीक है ना। आराम, वो क्या कहते हैं, आराम को जो है लिस्ट कराने के लिए कर आ गए। बिन लादेन ने 77,000 लोगों को फायर कर दिया है, ये क्या है? एक दो कंपनीज, ठीक है ना, उन्होंने जो है एक्सपेक्ट्स पे जो है टैक्स लगा दिया। नहीं, एक दो कंपनी नहीं, सऊदी अरब में पहली दफा फ्यूल की प्राइसेस डबल कर दी जब दुनिया में आधी हुई, और वहाँ डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस डबल कर दी, वाटर की प्राइसेस डबल कर दी, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस डबल कर दी। 2018 से वैट लग रहा है, आप कह रहे हैं कि क्राइसिस नहीं है।
आप इसको क्राइसिस कहते हैं? रेवेन्यूज नहीं है भाई, उनकी हालत टाइट हो गई है। वो उनको नज़र आ रहा है कि अगर आज उनका जो किंग है वो ये उसके जो नंबर 2 है बच्चा जो है वो ये कह रहा है कि अब 2020 के बाद सऊदीया की ऑयल पे हम जो है रिलायंस ख़त्म करेंगे। मुझे एक बात बताएं, सऊदी अरब की पर बैरल क्रूड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? ब्रेक इवन करने के लिए उनके जो देखें वो यही बात, अब सिर्फ बच्चों वाली बात का जवाब तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि $106 पर बैरल अगर उनको मिलेगा तो उनका बजट ब्रेक इवन होगा, दैट्स इट। देखिए वो बजट तो देखें, फिर भाई ईरान ने भी कहा था कि जी $80 फी बैरल होगा। उनकी 90% सवाल का जवाब तो दे दें। उनकी 90% आपको पता है कि सऊदी अरब की फी जो पर बैरल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी है? अच्छा चले मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। 1 घंटा मेरी ज़िंदगी का जो है ना उसका खर्चा है 500 रुपये, ठीक है ना, तो ये मेरी कॉस्ट हो गई, ठीक है। 500 रुपये खर्चा यानी कि मैं गाड़ी में आऊँगा इधर आऊँगा पर घंटा, लेकिन मुझे ज़िंदा रहने के लिए 10,000 रुपये चाहिए। अगर मेरी वो एक 500 रुपये, कोई आप कहेंगे यार तुम्हारा तो 500 रुपये कॉस्ट है 1 घंटे की, तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, तो मैं ज़िंदा रह जाऊँगा। वो जो सड़क पे रात को सोते हैं, नहीं सड़क वाली नहीं, मुजम्मिल असलम की बात आप छोड़ दें, सारों की बात छोड़ दें, मुजम्मिल असलम की बात करें ना। मेरी कॉस्ट पर आवर तो आप 500 रुपीज़ पर आवर है, लेकिन मेरा खर्चा 10,000। मेरा मसला है ना, मेरे पास सिक्योरिटी इशू है, मुझे एक चौकीदार चाहिए, ठीक है ना। मेरे जो है बच्चों को मैंने फलां जगह डाला है, मुझे अब डालना है, मैंने पढ़ाने वहाँ। अब मुजम्मिल असलम को आप ये कहें तुम्हारा 500 रुपये कॉस्ट आती है, तुम वहाँ से आते हो, तुम्हारा घर भी करीब है, ये तुम्हें तो 1000 रुपये दे दूंगा। चलो अच्छा ये बताएं कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना कुछ नहीं चाह रहा, आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप कहते हैं ना क्राइसिस की डेफिनेशन कुछ और होती है। ये नहीं देखें कि मेरे पास 10 अरब रुपए हैं, ठीक है ना आज, तो और जो है मेरी आमदनी बेशक माइनस में शुरू हो गई, तो आप कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं। मुझे समझाएं तो सही कि क्या समझाना चाह रहे हैं, कि आपका क्रक्स क्या है? आप बताएं ना, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैं तो आपको हर चीज में समझा के करेक्ट कर रहा हूँ। मैं देखिए आप जाना कहाँ चाह रहे हैं? आप मतलब ये बताएं। डिस्कशन चले पाकिस्तान पे, वही डिस्कशन जो शुरू हुई थी, डिस्कशन शुरू हुई थी वो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ की, कि कितने % इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। अच्छा क्या अभी आप इस चीज़ पे बज़िद हैं और अभी ये समझते हैं, अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बेसिकली इंडिकेटर नहीं होता प्रॉस्पेरिटी का, कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर 5% हो, सुन लीजिए 5% हो, 6% हो, 7% हो, यानी अगर पाकिस्तान की इकॉनमी 15% पे भी ग्रोथ करती है तो एज सच इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली इंडिकेटर नहीं होता आपकी प्रॉस्पेरिटी का। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी प्रॉस्पेरिटी का इंडिकेटर नहीं होता तो जो आपने बात की कि रेवेन्यू कलेक्शन आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का, प्रॉस्पेरिटी का मैं कह रहा हूँ कि इंडिकेटर होगा कि आपकी रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा और वही चीज़ फिर आप अपने मुल्क पे खर्च करें। अब आपको बड़ा अच्छी एग्जांपल मुझे याद आ गई, सऊदी अरब पे आ जाए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में सुना है कभी आपने? आप समझा दीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, आप जाइएगा, आप गूगल कर लीजिएगा जाके, सऊदी अरब, गूगल के अलावा कहीं नहीं, सिर्फ कहीं भी पढ़ लीजिएगा जाके, आसान आजकल गूगल है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सऊदी अरब की इनकम कितनी अच्छी थी, जाके उसके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक कर लें। ग्रोथ थी, पैसा था, सोसाइटी पे खर्च नहीं किया, कभी टैक्स नहीं लिया, अपनी शाही ख़ानदान पे खर्च किया। आज वन ऑफ द वर्स्ट ह्यूमन कैपिटल इन सऊदी अरेबिया। दिस इज आई एम ट्राइंग टू इन्फर। जब तक सोसाइटी पे इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन थ्रू गवर्नमेंट नहीं होगी, वाया टैक्सेशन, टैक्स नहीं लगेगा और रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, और हर एक को उसके सिविल राइट्स के हिसाब से उसको एजुकेशन, हेल्थ और सारा कुछ नहीं मिलेगा, वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी नहीं होगी। पिछले साल सऊदी अरब की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या थी? पता नहीं, मैंने नहीं चेक किया। गूगल कर लीजिएगा, 3.5% थी। ठीक है। इस माली साल में वो कम होगी। उसकी जो कमी की रीज़न है आप समझते हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन जो कम हुई है? समझ नहीं रहे ना आप, मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ। आप कह रहे हो इकोनॉमिक ग्रोथ से बहुत ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है। जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है। मैं तो आपको एक काउंटर एग्जांपल दे रहा हूँ कि वहाँ पे बहुत पैसा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिखा दे कहाँ खड़ा हुआ वहाँ पे। इंडेक्स की बात नहीं हो रही थी मुजम्मिल, प्रॉस्पेरिटी कहाँ से आएगी अगर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगी तो प्रॉस्पेरिटी कैसे होगी? फिर इन वन लाइन बता दें कि भाई आप क्या समझते हैं कि जेब में पैसे हो तो प्रॉस्पेरिटी होती है? चलिए बताएं कि जाहिल आदमी हो, उसकी सेहत ना हो, उसकी जेब में पैसे डाल दो तो सेहत में वो प्रॉस्पेरिटी होगी। ये बता दें कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट द इंडिकेटर, तो इंडिकेटर चलिए बता दें क्या होता है इंडिकेटर? मैंने बता दिया ना कि सोसाइटीज आप जाके देख लें जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, दुनिया में बेस्ट है, वो दे आर द बेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड।
वो हर तरह के क्राइसिस को, नॉर्वे की एग्जांपल ले लें, कनाडा की ले लें, अमेरिका की ले लें, जापान की ले लें, वहाँ पे हर चीज़ ठीक है। देखिए यार, आप बात ही नहीं समझ रहे, आप बात ही नहीं समझ रहे। अगर हर चीज़ ठीक होती है, अगर दुनिया में बेस्ट इलाज कहाँ पे है? आप बता दीजिए। नहीं, आप बता देना। मैं तो कहूँगा पाकिस्तान में। अच्छा, बंदे क्यों लोग जाते हैं लंदन, अगर लोग जाते हैं इलाज USA, है, बल्कि नहीं, आजकल यूरोपियंस इंडिया आ रहे हैं, देखिए वहाँ पे मेडिकल टूरिज्म बड़ा। वो मेरी बात, अगर है तो बंदा मर क्यों जाता है? वो तो खैर नहीं बताइए, जवाब देना भाई। अब मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी हूँ, दुनिया का हर इलाज खरीद सकता हूँ, मैं मर क्यों जाता हूँ? चले, अगर लोग मर जाते हैं बीमारी से तो फिर लोग इलाज क्यों करवाते हैं? तो मैं यही तो कह रहा हूँ आपको मैं यही तो कह रहा हूँ आपको। देखें, इलाज दर्द कम करने के लिए कराते हैं, बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए कराते हैं, ठीक है ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर वो इकॉनमीज़ अच्छी हैं तो मसाइल तो होंगे, जैसे इंसान ने मरना है, हर एक का डिक्लाइन है, ठीक है ना। आप बेसिकली आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं अपने सब्जेक्ट में। आप क्या कह रहे हैं? आप तो कंफ्यूज नहीं है? नहीं, मैं तो बहुत परफेक्ट हूं। ठीक है, ये अच्छी बात है। आप क्या कह रहे हैं कि 7% GDP ग्रोथ होगी, पाकिस्तान बहुत अच्छा हो जाएगा? मुशर्रफ ने की थी, क्या हुआ था पाकिस्तान के साथ? एक बात करें, मुशर्रफ ने 5 साल की, 1 साल भी नहीं, 5 साल मारा। तो मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में आप नहीं समझते कि कुछ समवॉट बेहतर? नहीं, समवॉट की बात ही नहीं कर रहे हैं ना। पाकिस्तान तो बेहतर हो जाना चाहिए, चल जाना चाहिए था, क्यों नहीं चला? ठीक है। उसके बाद तो और लोग गुर्बत की लकीर के नीचे आ गए। ठीक है, क्या हुआ था? रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं था ना। अच्छा। पैसे गलत जगह पे खर्च किए ना। इकोनॉमिक ग्रोथ ले आए, 3-4 साल 5 साल कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बना दिया, हर एक के हाथ में गाड़ी दे दी, हर एक को लोन पकड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आज तक उसके पास से बैंकों ने लोन नहीं दिया लोगों को, पब्लिक को नहीं दे रहे, बैंक नहीं दे रहे। जाए गवर्नमेंट से मांगे, कॉल्स वगैरह नहीं आती, नहीं देते भाई, जाके ले तो सही, जाके पैसे दे। आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी करोड़ों की कंपनी है, जितना मुझे तंग करते हैं देने में पैसे, आप तो फिर आम आदमी की बात कर रहे हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ठीक है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेटर नहीं है, क्या किसी भी मुल्क की तकदीर सिर्फ इस चीज़ से बदल सकती है कि आप अपने रेवेन्यू को बढ़ाएं? यूएसए की एग्जांपल ले लें, यूएसए की एग्जांपल ले लें, 1% से ग्रो कर रहा है। सवाल तो सुन लें, 1% से ग्रो कर रहा है पिछले कई सालों से। 2009 से जो है ना 1.5%। जापान की एग्जांपल ले लें, पहले यूएस की बात कर लें। हाँ, जापान की एग्जांपल ले लें। 1% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। हाँ, यूएस की इकोनॉमी कितनी बड़ी है? जितनी बड़ी भी है। देखिए, आप तो ग्रोथ से ग्रोथ से बात कर रहे हैं भाई। मेरे चंदा, आप मेरे चंदा जो 18 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स की इकोनॉमी है, एक तरफ खड़े हो जाएं, आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ रिलेटिव नंबर, नॉट एब्सोल्यूट नंबर। तमीज करें उस चीज में, ठीक है ना। आप एक तरफ खड़े हो जाएं पहले, ये बताएं। अब मैंने आपको एग्जांपल दिए कि 1% ग्रोथ वाली रिलेटिव नंबर, मैंने आपको 1% ग्रोथ वाली नंबर नहीं है। अगर ये रिलेटिव नंबर है, तो मुझे बताएं कि रिलेटिव नंबर जो है, इसकी रिलेशनशिप किससे करेंगे? फिर पाकिस्तान 4% से ग्रो कर जाएगा, पाकिस्तान फिर 4% में बहुत अच्छा हो जाएगा। एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, रिलेटिव नंबर, तो ये रिलेशनशिप किससे डेवलप करेंगे? पाकिस्तान 4% में बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, 7% में क्यों अच्छा होगा? 10% में क्यों अच्छा होगा? मुझे तो ये एग्जांपल दे देना, फिर या तो इधर आ जाइए, इधर खड़े हो जाए। राइट, यानी 4% में भी अच्छा हो सकता है आपके हिसाब से। अगर एक एब्सोल्यूट नंबर पे आ जाए एकदम, तो फिर पाकिस्तान 4% भी बहुत अच्छा है। ठीक है, मुझे जस्टिफिकेशन 7% की दे देना। आप क्यों कह रहे हैं 7% में पाकिस्तान बहुत खिल जाएगा? सुन लीजिए, ये बताएं कि जब भी किसी भी मुल्क की जब बजट वगैरह बनता है, जब फोकास्ट वगैरह होती है, वो फोकास्ट जब होती है, और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की कैसे होती है? 5.5% जो दी उन्होंने, मुझे ये बता दें। सवाल तो सुन लें। नहीं, मुझे ये बता दें ना, 5.5% की जो आप कह रहे थे कि दे दिया, टारगेट अचीव नहीं है, वो करते कैसे फोकास्ट? आप बताएं कैसे करते? नहीं, आप बताएं ना, आपको पता होगा ना, आप तो बड़े आप समझते हैं सारी चीजें, आप तो बताएं मुझे ना। बिल्कुल समझता हूँ, और आप भी समझने की कोशिश करें। नहीं, मुझे समझाएं कि 5.5% ग्रोथ कैसे आएगी? उन्होंने क्या सोचा था कि 5.5% आएगी? अब सुन लीजिए, उन्होंने जो सोचा था जीडीपी की ग्रोथ के हवाले से, उसमें एक तो रेवेन्यू जनरेशन होती है, एक एक्सपोर्ट होती है। सवाल सुन ले, अरे भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा वो नहीं बोले कि जरा सही तरह जो समझ में नहीं आ रहा, कम से कम सुन तो लेना कि हमारी एक्सपोर्ट ही होगी। देखिए, जब भी एक्सपोर्ट क्या होगी, क्या एक्सपोर्ट का हाल पता है? अभी बताया था मैंने, 15.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स अभी पहले 9 महीने में इस फिस्कल के। अच्छा, टारगेट क्या था? टारगेट इस माली साल का एक्सपोर्ट का वाज अराउंड, मेरे ख्याल में 27 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की बात कर रहे थे। अच्छा, चलें। और आप बता दें ईयर ओवर ईयर डिक्लाइन कितना? नहीं, मुझे बताएं। मंथली डिक्लाइन कितना ईयर ओवर ईयर? मुझे बताएं कि कितना था टारगेट? 25 अरब डॉलर।
25 अरब डॉलर इस माली साल का था जी। पिछले माली साल में 27 बिलियन डॉलर था। नहीं वो 24 अरब डॉलर था इस साल, और एक बार बढ़ाया था और उल्टा बेड़ा गर्क हो गया। देख लीजिएगा और इसको करेक्ट कर लीजिएगा यार। ये मुझे छोड़े ना, मुझे आप ये बताएं कि 5.5% कैसे गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि क्या आएगी, ग्रोथ कहाँ से आएगी? देखिए अच्छा एक चीज़ और, दो चीज़ों से एक्सपोर्ट होती है, दो चीज़ों से गवर्नमेंट जीडीपी ग्रोथ निकालती है। एक रेवेन्यू अप्रोच होती है, एक आउटपुट अप्रोच। वही बात करें जो मैं कर रहा था। नहीं, रेवेन्यू अप्रोच और एक आउटपुट अप्रोच। गवर्नमेंट जो निकालती है वही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा था। गवर्नमेंट 5.5% किस चीज़ से देती है? रेवेन्यू अप्रोच से देती है, आउटपुट ग्रोथ से देती है? यार मेरी बात सुनिए। नहीं मुझे सिर्फ ये बता दें, मेरी बात सुनिए, 5.5% की बेसिस क्या है ये तो बताएं। ले कि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बताएं कि आप अपनी प्रॉस्पेरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैं तो नहीं करता ही नहीं हूँ। कर लीजिएगा। चलिए ये बताएं कि लोग करते हैं मेरी प्रॉस्पेरिटी कैलकुलेट। लोग करते हैं, बंदा नहीं कर सकता, सामने वाला करता है कि कितना प्रॉस्पेरस है। अच्छा, आपकी कोई टारगेट वगैरह नहीं होता? बस काम किए जा रहे हैं? काम भी नहीं, बस रिलैक्स करना है। चलिए अच्छी बात है। ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त डिस्काउंट रेट आइडियल है? आई डोंट नो, आइडियल की डेफिनेशन पहले एक्सप्लेन देता है। अच्छा, आइडियल की डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। वैसे आप क्या समझते हैं कि 6% होनी चाहिए, 7% होनी चाहिए, 8%? मुझे तो देखें, इट्स अ रिलेटिव नंबर, ये इसमें भी कोई सदाकत नहीं है। दुनिया में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स हैं, सही, कहीं पे 15% भी है। अमेरिका की बात की, अमेरिका कई साल तक नियर जीरो रहा। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, उसकी वजह क्या थी? मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना आइडियल है, तो आइडियल की डेफिनेशन पूछ रहा था आपसे। तो इट्स अ रिलेटिव नंबर, इट्स अ रिलेटिव नंबर। अच्छा, रिलेटिव नंबर है, यानी 6% हो या 7% हो या 8%। मेरे लिए द पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रियल इंटरेस्ट रेट्स। रियल इंटरेस्ट रेट, यस, ठीक है। आम लोगों के लिए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है, मेरे लिए रियल इंटरेस्ट रेट्स। रीज़न क्या? यार आप रीज़न का आपको मैं क्या समझाऊं? आप समझाएं ताकि मुझे पता चले ना कि आप मेरे लिए अगर 20% भी इंटरेस्ट रेट हो ना, और अगर इन्फ्लेशन जो है ना 22% है, तो रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है। ठीक, क्योंकि वो मैंने बैंक में डाले अगर, तो मैं 20% कमा रहा हूँ और 22% इन्फ्लेशन है, तो मेरी परचेजिंग पावर कम हो रही है वक्त के साथ। ठीक है, दैट इज़ माई इंडिकेटर। इसी तरीके से वाइस वर्सा एज अ प्रोड्यूसर। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ ना, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ ना, कितना परसेंट दे रहे हैं? मैं तो आपको एक एग्जांपल 20% पे ले गया हूँ। आप 6 को आइडियल कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 20 भी कभी कभार आइडियल हो सकता है, डिपेंडिंग के रियल इंटरेस्ट रेट कहाँ खड़ा हुआ है। तो ये मेरा और आपके पॉइंट ऑफ व्यू में फ़र्क है। आपके लिए नज़दीक 6%, 5%, इससे मेरे लिए इससे नंबर, मेरे लिए उससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त अगर सूरत हाल पाकिस्तान की देखें तो रियल इंटरेस्ट रेट की बात करें या इन्फ्लेशन की बात कर लें या रेट ऑफ रिटर्न जो बैंक्स दे रहे हैं? नहीं, मैं उस पर की बात नहीं करूँगा, बैंक की क्यों बात करूँ? मैं बैंक्स की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिटर्न मिल रहा है। देखिए अक्सर बात करते हैं ना, हम स्प्रेड वगैरह की तो बातें करते रहते हैं ना। मैं तो सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ, मेरे पास अगर फंड है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 6% है, उससे मैं कितना ज़्यादा कमा रहा हूँ, दिस इज़ माई बेंचमार्क, दैट्स इट। आपका बेंचमार्क? बैंक अगर मैं रखता हूँ, बैंक में 6% दे रहा है और मैं पैसे वो बैंक में नहीं डालता, उसको मैंने आउट परफॉर्म करना है 6% को, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और फिर उसके बाद उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब वो मैं कमाऊँ, अब मैंने फॉर एग्जांपल 12% कमाया, अगर इन्फ्लेशन 8% है तो रियल टर्म में मैंने 4% कमाया। चलिए ये बता दें, मैं 4% से अमीर हुआ, 12% से अमीर नहीं हुआ। सही है। ये बताएं कि जो एक्सपोर्ट बरामदात में कमी है, इसकी कोई ख़ास वजूहात या आप समझते हैं कि ये भी ठीक है? ये भी एक एब्सोल्यूट नंबर नहीं, रिलेटिव नंबर के हवाले से हम बात करें कि इसकी कोई रिलेशनशिप नहीं। तो आप एक्सपोर्ट में आप बात करें ना, एक्सपोर्ट टू जीडीपी बात करना चाह रहे हैं या जस्ट एक्सपोर्ट बात करना? मैं सिर्फ एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, बरामदात इस वक्त जो पाकिस्तान की। हाँ, तो दोनों चीज़ों में एब्सोल्यूट में भी गिर रही है, एक्सपोर्ट टू जीडीपी भी गिर रही है। आपके हिसाब से 5.5% जीडीपी ग्रो कर रही है ना, आपके हिसाब से, ठीक है ना, और पिछले साल से एक्सपोर्ट आपकी नेगेटिव है, तो आपका एक्सपोर्ट टू जीडीपी भी गिर रहा है और एब्सोल्यूट नंबर पे भी गिर रहा है, तो आप बुरे जा रहे हैं दोनों तरीके से। अगर 4.5% फॉर एग्जांपल जीडीपी 0% भी हो ग्रोथ आपकी, तो फिर भी एक्सपोर्ट टू जीडीपी आपका कम है, क्योंकि पिछले साल से कम है आपकी एक्सपोर्ट, तो आप बुरे जा रहे हैं। क्या वजूहत है? मुझे क्या पता, आप पूछें जाके सागडा से। एनालिसिस तो करते हैं ना आप? मैं क्यों बताऊँ? आपकी मतलब आप इस हवाले से कोई बात ही नहीं करना चाहते, एनालिसिस ही नहीं करते? नहीं, मतलब इसमें सिंपल सी बात है, नो ब्रेनर है कि आप कंपेटिटिव नहीं है इसलिए गिर रही है, बाकी कंपेटिटिव है जो हैं उनकी। ये कंपेटिटिव की डेफिनेशन क्या है आपकी? सिंपल सी बात है, आपसे मैं कम्पीट कर लूँ और आपसे ज़्यादा माल बेच लूँ, मैं कंपेटिटिव हो गया। ठीक है, तो हमारा कंपटीशन किसके साथ है?
पूरी दुनिया से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, आम आदमी से भी हो सकता है, मुल्क से भी हो सकता है, कंट्री से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। हमारी जो एक्सपोर्ट है ज़्यादातर टेक्सटाइल की है, तो नहीं, क्या आप मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादातर क्या मतलब एक्सपोर्ट को सिर्फ एक्सपोर्ट रखें ना, और भी चीज़ कर सकते हैं एक्सपोर्ट नहीं, और चलिए भी नॉन चीज़ें कर टेक्स सकते हैं। देखें अभी की अगर बात कर लेना तो नॉन टेक्सटाइल तो यही तो वजह है, आपने जवाब दे दिया अपना कि आज अगर टेक्सटाइल है तो एसेट क्लास बुरी थी, अगर आपने उस पर रिलायंस 65% 60% ना रखी होती और आपकी 25 चीज़ें और एक्सपोर्ट कर रहे होते तो शायद आपकी एक्सपोर्ट इतनी बुरी तरीके से ना गिरी होती। करते, तो ये आपने की नहीं कभी, तो यही तो वजह है जिसकी तो वजह से आप इतना नीचे जा रहे हैं। यही तो इस मुल्क का सबसे बड़ा आलमी है। एंसन मुज़म्मिल अस्लम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो। वेल नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।